हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग इस समय भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास में हम लोग सैंधव काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में कल की क्लास में हम लोगों ने जो मुख्य सैंधव नगर थे उसके बारे में अध्ययन किए, वहाँ से क्या क्या सामग्री मिली उसके बारे में पढ़े और परीक्षा उपयोगी जितने प्रश्न बनते हैं सब पे हम लोगों ने चर्चा की है। देखिए, आज हम सैंधव नगर के निर्माण योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। सैंधव नगर के निर्माण योजना में इसका हम लोग देखेंगे नगरों का विभाजन कैसे हुआ था। इसके बाद देखेंगे वहां पर सड़कों का कैसा प्रबंध था, नालियों का क्या प्रबंध था, अन्नागार की क्या व्यवस्था थी और भवन निर्माण की क्या योजना थी। इसके साथ ही साथ जो सैंधव नगरों में या भवनों में जिस ईंट का प्रयोग किया जाता था उस ईंट की माप क्या थी, उसका पैमाना क्या था, सारी बातों का अध्ययन करेंगे। यहां से भी आपको इस टॉपिक से भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा। देखिए, हम अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग देखिए, सैंधव सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह क्या थी? इसकी नगर निर्माण योजना। देखिए, सैंधव सभ्यता की यही एक ऐसी विशेषता थी जो इसको इसके समकालीन अन्य सभ्यताओं से अलग करती है। ठीक, इसके समकालीन जो सभ्यता थी, चाहे मिस्र की सभ्यता रही हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो। मेसोपोटामिया में भी 3 सभ्यताओं ने जन्म लिया। पहला असीरियन, बेबीलोनियन और सुमेरियन। जो क्रम है, पहले सुमेर सभ्यता ने जन्म लिया, फिर बेबीलोन सभ्यता ने जन्म लिया, फिर अंतिम जो वहां की सभ्यता थी वो असीर की सभ्यता थी, उसे असीरियन सभ्यता कहते हैं। तो जो नगर निर्माण योजना सैंधव काल की थी वह विश्व की अन्य सभ्यताओं, जो इसके समकालीन सभ्यताओं से ही उससे अलग करती है, क्योंकि ऐसी नगर निर्माण योजना इसके समकालीन किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। ध्यान दीजिएगा, जो नगर निर्माण योजना, जो टाउन प्लानिंग थी सैंधव सभ्यता की, सैंधव संस्कृति की, वैसी टाउन प्लानिंग किसी भी अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता है। ठीक, आगे देखिए, अब इसकी हम लोग इसको देखते हैं टाउन प्लानिंग कैसे हुई थी। देखिए इसके जो नगर थे, नगर जो थे वह 2 स्तरीय नगर थे। 2 स्तरीय कहने का मतलब है कि जो नगरों का विभाजन किया गया था वो 2 भागों में किया गया था। एक इसका पश्चिमी भाग था, एक इसका पूर्वी भाग था। ठीक, अब देखिए विभाजन क्यों हुआ था। देखिए, विभाजन इसलिए हुआ था कि पश्चिमी भाग जो इसका था, पूर्वी भाग था, वहां पर निवास करने वाले लोगों, जो वहां पर लोग निवास करते थे, उनके अनुसार वह विभाजन किया गया था। अब देखिए पश्चिमी भाग की क्या विशेषता थी। देखिए, पश्चिमी भाग जो था वो अपेक्षाकृत ऊंचा था। पश्चिमी भाग जो था, जो नगर थे सैंधव नगर, उसका जो पश्चिमी भाग था, देखिए चाहे हड़प्पा की बात करिए, चाहे मोहनजोदड़ो की बात करिए, चाहे लोथल की बात करिए, चाहे कालीबंगा की बात करिए, सब में ये नगरीय तत्व देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं कुछ अपवाद मिलेगा, अपवाद की चर्चा हम कर लेंगे। देखिए, जो इसका जो नगर जो था वो 2 भागों में विभाजित था। एक इसका पश्चिमी भाग हो गया, एक पूर्वी भाग हो गया। अब पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा था और पश्चिमी भाग के चारों तरफ से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब सुरक्षा के लिए उसको चारों तरफ से घेरा गया था। और दूसरी बात, पश्चिमी भाग में ही जो सैंधव समाज का विशेषाधिकार संपन्न वर्ग था वही यहां पर निवास करता था, या जो राज कार्यों में सहयोग करते थे, या जिनके पास कुछ अपेक्षाकृत सामान्य लोगों की अपेक्षा उनको ज्यादा अधिकार मिले हुए थे, वही पश्चिमी भाग में निवास करते थे। क्योंकि विशेषाधिकार संपन्न वर्ग था, इसलिए उस वर्ग को अपनी सुरक्षा की ज्यादा चिंता होती थी, इसीलिए वह उस भाग को जहां वह निवास करते थे उसकी घेराबंदी कर दिए थे। ठीक, अब देखिए पूर्वी भाग में देखिए यह जो 2 स्तरीय नगर था, इसका जो दूसरा भाग है पूर्वी भाग। यह जो पूर्वी भाग था, इसे मुख्य रूप से श्रमिक रहते थे, सामान्य नागरिक इसी में निवास करते थे, शिल्पकार भी इसी में रहते थे, कारीगर भी इसी में रहते थे। कहने का मतलब यह है कि जो जनसंख्या का बड़ा भाग था, जो उत्पादक वर्ग था,
जिससे राज्य की आर्थिक गतिविधियां संचालित होती थी, वह पूर्वी भाग में निवास करता था। और पूर्वी भाग था जो इसमें निवास करता था, और पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अव्यवस्थित था। जिस प्रकार की व्यवस्था पश्चिमी भाग में की गई थी, जैसे एकदम यह जो पश्चिमी भाग था एकदम ये व्यवस्थित था, लगता था कि हाँ यह किसी विशेषाधिकार संपन्न लोगों का एक निवास स्थान है, सिस्टमेटिक तरीके से वो बना था। लेकिन जो पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग अव्यवस्थित था, और वहां पर समाज का एक बड़ा वर्ग निवास करता था, जिसमें श्रमिक थे, सामान्य नागरिक थे, शिल्पकार थे और कारीगर थे। ठीक, अब देखिए, अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी सैंधव नगरों की किलेबंदी की गई थी, या केवल पश्चिमी भाग की किलेबंदी की गई थी? अपवाद अभी आपको बताएंगे। देखिए, सैंधव सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण नगर थे, सभी जो नगर थे उसमें दुर्ग या मजबूत रक्षा दीवारों की साक्ष्य मिलते हैं। जो भी जितने भी प्रमुख स्थल थे, सारे स्थलों से दुर्ग एवं रक्षा दीवारों के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन अपवाद अब देखिए, जहां से प्रश्न बनेगा, अपवाद यह है कि जो चंदूदड़ो है, यहां पर किसी भी प्रकार के दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को नोट करिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो चंदूदड़ो है, वहां से किसी भी प्रकार की न तो किलेबंदी का साक्ष्य मिलेगा या तो दुर्गीकरण का साक्ष्य मिलेगा। एकदम एक सादा सादा नगर था, चंदूदड़ो में किसी भी प्रकार की किलेबंदी नहीं की गई थी। ठीक, जैसे हम आपको बताए कि दो भागों में नगर विभाजित था, एक पश्चिमी भाग था, एक पूर्वी भाग था। तो पश्चिमी भाग का ज्यादातर सैंधव नगरों के पश्चिमी भाग का दुर्गीकरण किया गया था। लेकिन इसका अपवाद है कौन? अपवाद है चंदूदड़ो, इसका दुर्गीकरण नहीं किया गया था। अब देखिए दूसरा अपवाद, यहां से दूसरा प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न यह आपका बनेगा कि सैंधव सभ्यता का कौन सा नगर है जहां के दोनों भागों को दुर्गीकृत किया गया था? अब देखिए ये कौन सा स्थल है? यह कालीबंगा है। कालीबंगा के दोनों भाग रक्षा दीवारों से घिरे हुए थे। इसका मतलब पूर्वी भाग का भी दुर्गीकरण हुआ था, पश्चिमी भाग का भी दुर्गीकरण हुआ था। पूर्वी भाग के लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान दिया जाता था, पश्चिमी भाग के लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान दिया जाता था। अपवाद है देखिए कालीबंगा। पहला अपवाद चंदूदड़ो, यहां से किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा अपवाद कालीबंगा, यहाँ के दोनों भाग, जो पश्चिमी टीला है या पूर्वी टीला है, या जिसे हम पूर्वी भाग कहते हैं, पश्चिमी भाग कहते हैं, वहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। दोनों भाग रक्षा दीवारों से बने हुए थे। ठीक, अगला पॉइंट। अब देखिए, अब अगला अपवाद लोथल और सुरकोटदा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोथल और सुरकोटदा का किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं हुआ था। इसमें पूर्वी और पश्चिमी भाग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, और यह इसमें जो आवास क्षेत्र था वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, अलग अलग रक्षा प्राचीर नहीं थे। ये नहीं कि पूर्वी भाग का अलग दुर्गीकरण, पश्चिमी भाग का अलग दुर्गीकरण। जो लोथल एवं सुरकोटदा था वह एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक, अब देखिए पहला अपवाद कालीबंगा, दोनों भाग रक्षा दीवार से घिरे हुए थे, चंदूदड़ो में किलेबंदी ही नहीं थी। अब जो लोथल एवं सुरकोटदा है, उसका जो आवास क्षेत्र है वह एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक, अब देखिए चौथा अपवाद। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सैंधव नगरों का अध्ययन हम लोगों ने किया है, उसमें हम आपको बताएं अमूमन वह दो भागों में उसका विभाजन हुआ था। कौन कौन? पहला विभाजन पूर्वी भाग उसका, दूसरा विभाजन उसका पश्चिमी भाग। अब देखिए लोथल को देखिए, लोथल का जो विभाजन हुआ था यह 3 भागों में हुआ था। पूछा जाता है परीक्षा में, सैंधव सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? उत्तर दीजिएगा, सैंधव सभ्यता का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन थे वो 3 भाग थे? पहला दुर्ग हो गया, दूसरा मध्यम नगर हो गया, तीसरा निचला नगर हो गया। अब इनकी विशेषता देखिए, जो प्रत्येक भाग थे वह अलग अलग
रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। 3 भाग का विभाजन, तीनों भाग की सुरक्षा का ध्यान दिया जाएगा। तीनों भाग अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए फिर से रिवीजन करा रहे हैं। देखिए चंदुदड़ो अपवाद इसका है, यहां से किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिलता है, सीधे क्या नाम ऐसे तैयार करिए, पूछेगा परीक्षा में सैंधव सभ्यता के किस स्थल से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, दिमाग में फीडिंग कर लीजिएगा। चंदुदड़ो से किसी भी प्रकार की किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। दूसरा इसका अपवाद, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सैंधव सभ्यता का कौन सा नगर, सैंधव सभ्यता के किस नगर के दोनों भाग रक्षा दीवारों से घिरे हुए थे, तो सैंधव सभ्यता के कालीबंगा के जो दोनों भाग थे वो रक्षा दीवारों से घिरे हुए थे। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा सैंधव सभ्यता के कौन से स्थल एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, तो वह है 2 स्थल है, लोथल एवं सुरकोटदा है। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था और तीनों भाग अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, तो वह स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा का विभाजन 3 भागों में हुआ था और तीनों जो दुर्ग था, मध्यम नगर था, निचला नगर था, तीनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग नगर निर्माण योजना पढ़े, नगरों का विभाजन पढ़े, इससे जो इसके अपवाद हैं इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, कहां से प्रश्न बनते हैं इसकी हम लोगों ने चर्चा की। अब देखिए अब सड़कों का प्रबंध देख लीजिए। देखिए सैंधव सभ्यता की जो 2 बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी, पहला उसका सड़क प्रबंधन, दूसरा उसकी नालियों की व्यवस्था या सफाई की व्यवस्था। यह ऐसी विशेषता थी जो समकालीन किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। नहीं, सड़कें थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी सड़कें थी, लेकिन सड़कों का जो जाल बिछा हुआ था, सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, पूरा नगर सड़कों से विभाजित हो जाता था, ऐसी व्यवस्था मेसोपोटामियाई सभ्यता में नहीं थी, तो मिस्र की सभ्यता में थी। अब देखिए सड़कों का क्या क्या प्रबंध था। देखिए संपूर्ण जो नगर था, जो सैंधव नगर था, सड़कों एवं गलियों के जाल से वो बिछा था। संपूर्ण नगर में सड़कें एवं गली थी, संपूर्ण नगर में सड़क की व्यवस्था की गई थी, संपूर्ण जो नगर था वहां पर गली बनी हुई थी और गलियों में भी सड़कों की व्यवस्था की गई थी। और जो सड़कें थी, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे क्या होता था कि नगरों का विभाजन हो जाता था। उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण दिशा में नगर आपस में बढ़ जाते थे। और जो यह सड़कें थी ये चेस बोर्ड पद्धति पर आधारित थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और देखिए जो हमको साक्ष्य मिलता है, जो मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख सड़क थी वह 9.15 मीटर चौड़ी। कहने का मतलब है कि जो इसकी प्रमुख सड़क थी वह करीब 33 फीट चौड़ी थी और जिसे राजपथ की संज्ञा दी गई है। यह मोहनजोदड़ो की सबसे मुख्य सड़कों में से थी। 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक की सभ्यता, सैंधव काल, उस समय 33 फीट की सड़क बन रही है। अपने आप में यह एक आश्चर्यजनक घटना है। ठीक, तो पॉइंट दिमाग में रखिएगा। संपूर्ण नगर सड़क एवं गली से क्या नाम है, सड़कों एवं गलियों का जाल बिछा हुआ था संपूर्ण नगर में। जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। दूसरी बात, जो मोहनजोदड़ो की प्रमुख नगर थी इसे राजपथ कहा गया है, और 9.15 मीटर चौड़ी थी या 33 फीट चौड़ी थी। ठीक, अब देखिए नालियों का प्रबंध देख लीजिए। देखिए जो नालियों की व्यवस्था की गई थी, जल निकास की व्यवस्था की गई थी, वो सैंधव नगर में अद्वितीय थी। जल निकास यहाँ की अत्यधिक उच्च कोटि की थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, सड़क एवं गलियों के दोनों ओर, ये नहीं कि केवल एक साइड नाली बना दीजिए, दोनों साइड, सड़कों एवं गलियों के दोनों साइड में, दोनों तरफ पक्की ईंटों की नालियों की व्यवस्था थी। जो नालियां बनी थी वो पक्की ईंटों से निर्मित थी। ठीक, अगला कि देखिए
जो नालियों की सुनियोजित व्यवस्था सिंधु सभ्यता की थी, वो अपने आप में एक उसकी अद्वितीय विशेषता थी, जो किसी भी अन्य समकालीन सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। और सुनिए, जल निकासी की जो इतनी सुंदर व्यवस्था थी, वो 18वीं शताब्दी तक लंदन एवं पेरिस में भी नहीं दिखाई पड़ती है। इतनी आश्चर्यजनक बात है कि ये लोग जो सिंधुवासी थे, सफाई पे कितना ध्यान देते थे, जल निकास की कितनी अच्छी व्यवस्था थी, नालियों का कितना अच्छा प्रबंधन था। नालियां एक दूसरे को संपूर्ण पे काट रही हैं, पूरा शहर जिस बोर्ड पद्धति पे एकदम बट गया है, उसी पे एकदम आधारित हो गया है। जो सबसे मुख्य इसकी सड़क है वो 33 फीट क्या नाम है, करीब चौड़ी है। दूसरी बात, जो नालियां हैं वो सड़कों एवं गलियों के दोनों साइड में हैं, और जो नालियां बनी हैं वो पक्की ईंटों से बनी है। इतनी अच्छी व्यवस्था 18वीं शताब्दी तक लंदन और पेरिस में भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक, तो नालियों की ऐसी व्यवस्था की गई थी। अब देखिए अपवाद देख लीजिए, एक है अपवाद कालीबंगा है। कालीबंगा से जो 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 नालियों का साक्ष्य मिलता है वो लकड़ी की बनी होती थी। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कालीबंगा है जहां से लकड़ी की बनी नाली का साक्ष्य मिलता है। परीक्षा में पूछा जाता है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नाली के साथ लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिलते हैं, तो आपका उत्तर होगा वह स्थल कालीबंगा। ठीक, अगला हम आएंगे। अब अगली विशेषता क्या है, हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की ईंटें कैसी थी, ईंटों का पैमाना क्या था। देखिए ईंटों की साइज क्या थी। देखिए तो ईंट होती थी, ईंट ज्यादातर चतुर्भुजाकार होती थी, और जो ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो अनुपात है, याद कर लीजिएगा परीक्षा में पूछा जाता है 4:2:1। यहां लिख दे रहे हैं 4:2:1, यही सिंधु ईंटों का ज्यादातर अनुपात था। इसी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में ईंटें बनती थी, और इसी ईंट का प्रयोग सिंधुवासी अपने भवन में और नालियों में करते थे। मकानों के फर्श इत्यादि के निर्माण में भी ईंटों का प्रयोग होता था। तो महत्वपूर्ण क्या है, ईंटें जो थी चतुर्भुजाकार थी, और ईंटों की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का जो अनुपात था 4:2:1 था। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी ईंट का प्रमाण मिला है, पूछा जाएगा प्रश्न कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सबसे बड़ी ईंट का प्रमाण मिलता है, तो सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंट का प्रमाण मिलता है। ठीक, ये ईंट के बारे में चर्चा हो गई। अब हम देख लेंगे भवन निर्माण योजना कैसी थी, सिंधुवासी अपने भवन का निर्माण कैसे करते थे, क्या व्यवस्था करते थे, देखते हैं। देखिए जो सिंधु मकान बने हुए थे, मकान के बीचों बीच एक आंगन की व्यवस्था थी, आंगन की व्यवस्था थी, और उसी आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आंगन की व्यवस्था होगी और उसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। प्रत्येक घर में देखिए रसोई घर, किचन, स्नानागार एवं शौचालय की व्यवस्था थी। प्रत्येक घर में शौचालय था। सफाई का कितना ध्यान देते थे ये लोग उस समय। प्रत्येक घर में रसोई घर था। ये देखिए कितना सिस्टमेटिक तरीके से भवन निर्माण योजना ये लोग बनाए थे कि प्रत्येक घर में शौचालय होगा, स्नानागार होगा, रसोई घर होगा। और अधिकांश घरों में कुएं के भी साक्ष्य मिलते हैं। भाई पानी का प्रबंधन कहां से होगा, तो पानी कहां से लिया जाएगा, कुएं से लिया जाएगा। और मोहनजोदड़ो और कालीबंगा सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल है जहां के प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल है जहां के प्रत्येक मकान से कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। और दूसरी बात, जो छतें होती थी सिंधु सभ्यता की, वह लकड़ी से निर्मित होती थी। छतें लकड़ी से निर्मित होती थी और सीढ़ियों में ईंटों का प्रयोग होता था। और दूसरी बात, इस सभ्यता के लोग कितने होशियार थे कि जो मकान के दरवाजे और खिड़कियां होती थी, कभी भी वह मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी। वह कहां खुलती थी, गलियों में खुलता था। और दूसरी बात, हाँ इसका अपवाद भी है। देखिए ज्यादातर मकान के दरवाजे और खिड़कियां गलियों में खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। लेकिन लोथल के जो मकान थे के दरवाजे थे वह मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ध्यान में रखिएगा, लोथल
के मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखिए जितना हम आपको अपवाद बताए हैं, आप प्रश्न पत्र उठा के देखिए, सारे अपवादों से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी फिर हम इसका रिवीजन कराएंगे। तो इतने इतने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अगला देखिए, इसके हम अन्नागार के बारे में चर्चा कर लें। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, सभी से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत थी अन्नागार। इसका साइज भी आपको बताए थे। और देखिए इसका अपवाद क्या है। अपवाद देखिए जो परीक्षा में पूछा जाएगा, लकड़ी से निर्मित अन्नागार का साक्ष्य कहां से मिलता है। लकड़ी से निर्मित जो अन्नागार का साक्ष्य है वो लोथल से प्राप्त होता है। इसको दिमाग में याद कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। अब देखिए फिर से रिवीजन आपका करा दें, कहां कहां से क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलता है, वह है चन्नोदड़ो। एक क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, पूछेगा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है इसके दोनों भाग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे, वह है कालीबंगा। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वह पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां पर एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों भाग घिरे हुए थे, वह स्थल लोथल एवं सुरकुंडा का जो आवास क्षेत्र है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वह पूछेगा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। तो सिंधु सभ्यता का जो धौलावीरा स्थल है वह 3 भागों में विभक्त था और तीनों जो भाग थे अलग अलग उनकी किलेबंदी की गई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख सड़क थी उसकी चौड़ाई कितनी थी। इसकी चौड़ाई थी 9.15 मीटर या 35 फीट। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से लकड़ी की बनी नाली का साक्ष्य मिलता है। तो सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा है, यहां से लकड़ी का साक्ष्य मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन यहां से बनेगा, पूछेगा तो ईंटें सिंधु सभ्यता की थी उसका अनुपात क्या था। याद करिएगा 4:2:1। 421 एक नंबर याद कर लीजिएगा, उसी से अपना सेट कर लीजिएगा 4:2:1। अगला जो क्वेश्चन यहां से बनेगा, पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी ईंट के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। तो कहां से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक, अगली बात, अगला जो क्वेश्चन यहां से बनेगा, पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के किन स्थलों के प्रत्येक घरों में कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा है वहां के प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिलेगा। अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछेगा जो बनेगा आपका कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से, सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जहां के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। तो स्थल है लोथल। लोथल के जो मकान थे या जो उनके दरवाजे थे वह मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। और अंतिम जो क्वेश्चन बनेगा, क्या पूछेगा कि लकड़ी से निर्मित अन्नागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है। तो लकड़ी से निर्मित जो अन्नागार का साक्ष्य होता है वो कहां से मिलता है, लोथल से मिलता है। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज हम नगर निर्माण योजना के बारे में पढ़े, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चढ़े। वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिए, इसके पॉइंट को नोट करिए और अपनी तैयारी को एक धार दीजिए। सब सिलेक्शन तभी होगा, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए। आगे की जो हमारी क्लास होगी हम सिंधु सभ्यता की अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।